Hello friends, this is Sar Gupta and welcome to the Perchim classes. Today we would continue with our polity test series and आज हम लक्ष्मीकांत बुक के दो चैप्टर्स यानी कि चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर एमसीक्यूज, सबसे पहले हम हमारा जो प्रीवियस डे क्वेश्चन था उससे डिस्कस करते हैं, जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स पे टाइप करने को कहा था एंड बहुत सारे लोगों ने सही आंसर टाइप किया है. इसके लिए आप सभी को थैंक्स. हमारा क्वेश्चन क्या था? The distribution of powers between the center and the states in the Indian Constitution is based on the act provided in the, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है, यानी कि जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्वेंट लिस्ट वाला सिस्टम है वो किस चीज से लिया गया है. ऑप्शन ए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही पहली बार जो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्क्वेंट लिस्ट वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था और उसी सिस्टम को फिर आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरी तरह से कॉपी किया. ठीक है, सो ये था हमारा प्रीवियस डे क्वेश्चन. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के एमसीक्यूज के साथ. एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिशर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, यानी कि जो संविधान सभा की मांग थी वो पहली बार अंग्रेजों ने किस अधिनियम या फिर किस ऑफर के अंतर्गत स्वीकार किया था. ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन बी अगस्त ऑफर ऑफ 1940, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. सो आप वीडियोस को पॉज कर सकते हैं और फिर सही आंसर दे सकते हैं. ठीक है, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अगस्त ऑफर ऑफ 1940. सो 1940 में ऐसा हुआ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने. हुआ ये था कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जो इनिशियल फेज था वर्ल्ड वॉर 2 का, उसमें ब्रिटेन की हालत बहुत खराब थी एंड ब्रिटेन चाहता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया भी इन्वॉल्व हो जाए ब्रिटेन की साइड से. सो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो वाइसरॉय थे उस समय के इंडिया के, लॉर्ड लिलिंगथो, उनको कहा कि आप इंडियंस को ऑफर दो कि अगर इंडियंस वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को सपोर्ट करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम इंडिया को उसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की इजाजत देंगे. ठीक है, और इस ऑफर को कहा गया अगस्त ऑफर ऑफ 1940. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर. एंड सेकंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है. ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी प्रीएम्बल, ऑप्शन डी 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इनफैक्ट जो डीपीएसपी है यानी कि जो राजनीति के निदेशक सिद्धांत हैं, उनका एम है इंडिया में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करना और एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना. एंड इट्स वर्थ टू नोट कि जो डीपीएसपी हैं दे आर नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्सिएबल इन नेचर, यानी कि कोई भी इंसान कोर्ट में जाके उनको इन्फोर्स करने को नहीं कह सकता. ठीक है, सो सही आंसर है ऑप्शन ए. बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर. एंड थर्ड क्वेश्चन है, under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void. ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना अवैध घोषित किया जा सकता है. चार ऑप्शंस हैं, ए 3rd शेड्यूल, बी 5th शेड्यूल, सी 9th शेड्यूल और डी 7th शेड्यूल. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5th शेड्यूल, क्योंकि जो हमारा 5th शेड्यूल है वो किस चीज से डील करता है, वो डील करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ, वो डील करता है शेड्यूल्ड एरिया के साथ. और यहाँ बात किसकी हो रही थी, ट्राइबल लोगों की. तो आंसर होगा ऑप्शन बी 5th शेड्यूल. लेकिन ये 3rd शेड्यूल किस चीज से डील करता है, 3rd शेड्यूल डील करता है ओथ्स एंड अफर्मेशन से, यानी कि एमएलए की क्या ओथ होगी, एमपी की क्या ओथ होगी, चीफ जस्टिस की क्या ओथ होगी, ये सब लिखा है 3rd शेड्यूल में. जो 9th शेड्यूल है वो डील करता है लैंड रिफॉर्म्स के साथ, और जो 7th शेड्यूल है वो डील करता है फेडरल स्ट्रक्चर के साथ. और 7th शेड्यूल में ही यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्वेंट लिस्ट वाला सिस्टम लिखा गया है. ठीक है,
अब बच्चे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर 12 स्केड्यूल है, अब हर एक स्केड्यूल में क्या लिखा है ये कैसे याद रखेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट है। भैया डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो ट्रिक कुछ ऐसी है, आपको केवल एक सेंटेंस याद रखना है और वो सेंटेंस है टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, सो अब टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में पहला लेटर क्या है? टी। अब टी से क्या होता है? टेरिटरी। पहला लेटर है टी, टी से होता है टेरिटरी। और जो हमारा पहला स्केड्यूल है वो किससे डील करता है? यूनियन एंड टेरिटरी से। ठीक, सो इजी। सेकेंड लेटर क्या है? सेकेंड लेटर है ई, ई से होता है इमालमेंट और सेकेंड स्केड्यूल डील करता है इमालमेंट से। इमालमेंट्स यानी कि सैलरीज से, अलाउंसेस से। किसकी सैलरी एंड अलाउंसेस? एमपी की सैलरी, एमएलए की सैलरी, कैग की सैलरी, चीफ जस्टिस की सैलरी एंड सो ऑन। अब थर्ड लेटर क्या है? ए। ए मतलब क्या है? अफर्मेशन। ठीक है, अफर्मेशन यानी कि ओथ। सो एमपी की ओथ, एमएलए की ओथ, चीफ जस्टिस की ओथ, ये सब थर्ड स्केड्यूल में लिखा है। बट ये नोट करने वाली बात है कि जो प्रेसिडेंट की ओथ और गवर्नर की ओथ जो है थर्ड स्केड्यूल में नहीं लिखी है। वो कहाँ लिखी है? वो आर्टिकल 60 एंड आर्टिकल 159 में लिखी है। ठीक है, फोर्थ लेटर क्या है? आर। आर मतलब राज्यसभा। अब फोर्थ स्केड्यूल किसकी बात करता है? फोर्थ स्केड्यूल बात करता है कि एक पार्टिकुलर स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीट्स दी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि सिक्किम की राज्यसभा में केवल कितनी सीट है? एक। उत्तर प्रदेश की कितनी सीट है? 31। सो किस स्टेट को कितनी सीट मिलेगी, वो चीज कहाँ लिखी है? फोर्थ स्केड्यूल में। अब फिफ्थ स्केड्यूल, फिफ्थ मत जो पांचवा लेटर है वो है एस और फिफ्थ स्केड्यूल डील करता है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ। सिक्स लेटर क्या है? ओ। ओ डील करता है यानी कि सिक्स स्केड्यूल डील करता है अदर शेड्यूल्ड एरियाज से। अब यहाँ अदर शेड्यूल्ड एरियाज मतलब ऐसे शेड्यूल्ड एरिया जो 4 स्टेट्स में है। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। यहाँ मणिपुर नहीं आएगा। ठीक है, अब कैसे याद रखें कि मणिपुर नहीं आएगा? देखो मणिपुर में क्या आता है? एक मनी, मनी हम प्रोनाउंस करते हैं ना, एक मणिपुर, मनी मतलब पैसा। सो ये पैसा वाला राज्य है, तो इसके लिए तो कोई स्पेशल प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। सो इसलिए मणिपुर नहीं है। कौन कौन से? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। सेवेंथ लेटर क्या है? एफ। एफ यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर से यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्वेंट लिस्ट यहाँ मेंशन्ड है। एट लेटर क्या है? ओ। ओ यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, सॉरी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और ये सारी लैंग्वेजेस कहाँ मेंशन है? ए स्केड्यूल में। नाइन्थ लेटर क्या है? एल। एल यानी कि लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, और जो नाइन्थ स्केड्यूल है वो किसके थ्रू ऐड किया गया था? वो ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। यानी कि इन ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? 8, लेकिन फिर 9वां ऐड किया गया 1951 में, फिर 10वां ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट के थ्रू, और 10वां जो है वो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। फिर 11वां ऐड किया गया 1992 में थ्रू 73rd अमेंडमेंट, और 11वां लेटर क्या है? पी। पी यानी कि पंचायत। सो पंचायत से ये डील करता है। 12वां लेटर क्या है? एम। एम यानी कि म्युनिसिपैलिटीज। सो ये म्युनिसिपैलिटीज से डील करता है, इसको ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। सो इस तरीके से आप इजिली सारी के सारे शेड्यूल्स को याद रख सकते हो। आपको केवल क्या करना है कि इस सेंटेंस को याद रख लेना है। वो सेंटेंस क्या है? टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी एट टाइम्स किस शेड्यूल में क्या लिखा है वो कई बार पूछ चुका है, सो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो संविधान सभा थी उसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने गए थे। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय क्रिप्स मिशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको जो क्रिप्स मिशन ने प्लान बनाया था, जो स्कीम बनाया था, उसके आधार पर बनाया गया था। So which of the statements given above are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड थे, ऐसा कुछ नहीं था। पार्शियली डायरेक्टली इलेक्टेड, सॉरी, कोई भी डायरेक्टली इलेक्टेड था ही नहीं। पहली बात तो पार्शियली नॉमिनेटेड थे, और जो आधे बचे थे वो पार्शियली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे उनके थ्रू लोगों को इलेक्ट किया था, लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो संविधान सभा थी
उसको क्रिप्स मिशन की स्कीम के तहत नहीं बनाया गया था, उसको बनाया गया था कैबिनेट मिशन की स्कीम के तहत। ठीक है, सो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन और सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। फिफ्थ क्वेश्चन, द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया आर, यानी कि जो संसदीय सरकार है हमारे भारत में उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चार चीजें दी हुई हैं। पहला, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ ओनली रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि केवल वास्तविक कार्यकारी की उपस्थिति। थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ बोथ लोअर एंड अपर हाउस। फोर्थ, मेजोरिटी पार्टी रूल। सो कौन कौन से फीचर्स, ये चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, अब आपको बताना है कि ये चारों में से कौन से फीचर्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के हैं, कौन से फीचर्स एक संसदीय सरकार के हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन डी 1 एंड 4 ओनली। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 एंड 4 ओनली। क्यों? देखो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ओनली रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो रियल एग्जीक्यूटिव भी होता है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर एक रियल एग्जीक्यूटिव है और प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। सो दूसरा गलत हो गया। थर्ड भी गलत है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इंडिया में, वहां केवल और केवल लोअर हाउस, यानी कि जो लोकसभा होती है, यानी कि जो केवल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसे ही डिसॉल्व किया जा सकता है। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो कभी डिसॉल्व किया ही नहीं जा सकता। सो थर्ड गलत हो गया। और फोर्थ क्या था? मेजोरिटी पार्टी रूल, बिल्कुल सही बात है। जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी या फिर जिस कोalition की मेजोरिटी होगी वो सरकार बनाएगी। फोर्थ सही है। सो केवल और केवल दो सही है, 1 एंड 4। सो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1 एंड 4 ओनली। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following feature of Indian constitution had been taken from constitution of South Africa? So साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान ने क्या क्या लिया है? तीन स्टेटमेंट्स हैं। पहला, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ऑप्शन थ्री, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। सो कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए मतलब पहला सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि जो नॉमिनेशन वाला सिस्टम है राज्यसभा में, कैसे नॉमिनेशन होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका से नहीं लिया है, वो हमने लिया है आयरलैंड से, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने राज्यसभा के रिगार्ड्स में साउथ अफ्रीका से एक चीज ली है, वो क्या है कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा। नॉमिनेशन की जहां तक बात है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन जहां तक बात है इलेक्शन की, तो वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। यहां पूछा गया था नॉमिनेशन, तो ये गलत हो गया। तीसरा भी गलत है, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो भी हमने कहां से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीका से तो नहीं। अब याद कैसे रखें कि हमने साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया है? सो उसके लिए एक नेमोनिक है, वो है सीरम। आपको ये वर्ड याद रखना है, सीरम। अब एस मतलब साउथ अफ्रीका, ई मतलब इलेक्शन, आर मतलब राज्यसभा। सो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। अब ए मतलब अमेंडमेंट। सो साउथ अफ्रीका से हमने और क्या चीज ली है कि हम कैसे अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? और ये चीज हमेशा याद रखना कि नॉमिनेशन टू राज्यसभा वो हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और इलेक्शन टू राज्यसभा वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ठीक। सेवेंथ क्वेश्चन, द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हाट फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो वर्तमान संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वो किस चीज का एक संशोधित रूप है? ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी क्रिप्स प्रपोजल, ऑप्शन डी ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पेश किया था। और इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यूनानिमसली हर एक मेंबर ने पास किया था, हर एक मेंबर ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अभी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है, जो उन्होंने 14-15 अगस्त की रात को दी थी, उस स्पीच को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्ड में कुछ स्टेटमेंट है वो हमें कंसिडर करना है। पहला, seats allocated to British province was divided among three principal communities, namely Muslim, Sikh and General। यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें जो सीटों का आवंटन हुआ था वो तीन समुदायों के बीच विभाजित किया गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल। दूसरा, रफली 1 seat was allocated for roughly 1 billion population। ठीक है, यानी कि लगभग 100 करोड़ लोगों पे एक सीट थी। Which of the statements given above are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी both 1 and 2, ऑप्शन डी neither 1 nor 2। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 only। 1 only यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में सीट्स थी वो तीन कम्युनिटीज के बीच डिवाइड की गई थी, वो था मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में यानी कि मुस्लिम्स और सिख्स को छोड़ के जो भी बचते हैं, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, उन सबको जनरल कह दिया गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि 100 करोड़ लोगों पे एक सीट थी। यार 100 करोड़ तो पॉपुलेशन ही नहीं थी उस समय इंडिया की, तो 100 करोड़ पे एक सीट कैसे होगी? ये तो एक लॉजिक वाला क्वेश्चन था ना। तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। There was roughly 1 seat for 1 million population and not 1 billion population। ठीक है, ऑप्शन ए 1 only हमारा सही है। 9th question, consider the following events: 1 arrival of cabinet mission, option 2 August offer, option 3 elections to constituent assembly, 4th arrival of Cripps mission। So which of the following is the correct chronological sequence of the above events? So सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है इन चार इवेंट्स का, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1243, ऑप्शन बी 2413, ऑप्शन सी 4123, ऑप्शन डी 2143। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2413। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर होती है 1940 में। क्यों होती है वो हमने पहले डिस्कस कर चुका है। फिर क्या होता है? फिर आती है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आती है? 1942 में। फिर क्या होता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है? मार्च 1946 में। और फिर कैबिनेट मिशन के आधार पे इसने जो प्लान बनाया उसी के आधार पे क्या होती है? इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और वो कब होते हैं? नवंबर 1946 में। सो सही क्रम क्या है? सही सीक्वेंस क्या है? 2413। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारा सही है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी एस्टैब्लिश करना। सेकंड, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड, अ सेकुलर स्टेट। फोर्थ, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक कठोर संविधान। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 and 2 only, ऑप्शन बी 3 only, ऑप्शन सी 1 and 3 only, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। पूछा क्या था? क्या हमारी संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं? सो हमारे संविधान में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी एस्टैब्लिश की है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है, यानी कि एक संसदीय सरकार की स्थापना करता है। सो दूसरा गलत है। तीसरा भी बिल्कुल सही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर भारत की नींव रखता है ना। आर्टिकल 25 to 28 क्या बताते हैं? कि हमारा देश जो है वो एक सेकुलर देश है। फोर्थ, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है, वो समवट रिजिड है और समवट फ्लेक्सिबल है। सो एक मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि वो रिजिड है। सो चौथा भी हमारा गलत है। सो केवल और केवल 1 and 3 सही है। सो ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली हमारा सही होगा। ठीक है। 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला, it acted as the first parliament of free India. Second, it adopted national flag on 22nd of July 1947. Third, जो IIA 1947 यानी कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, it made it fully sovereign body. Which of the following statements above are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी all of the above. So इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फ्री इंडिया का पहला पार्लियामेंट था,
और ये चीज कहाँ लिखी थी? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने क्लियर कर दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही इंडिया, फ्री इंडिया का पहला पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। एंड इनफैक्ट जो नेशनल फ्लैग था हमारा वो किसने डिजाइन किया था? वो पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। पिंगाली वेंकैया को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो 2021 का प्रीलिम्स था उस प्रीलिम्स में इनका नाम मेंशन किया गया है। सो यूपीएससी क्या कर सकता है कि वो अगली बार या फिर 2023 में पिंगाली वेंकैया से क्वेश्चन पूछ ले या फिर ये पूछ ले कि नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। और थर्ड भी सही है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक फुली सॉवरेन बॉडी बना दिया था। सॉवरेन बॉडी इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दे दी थी कि वो कैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं और वो किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 12th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट है। पहला, emergency provisions have been taken from Weimar Constitution of Germany. Second, 61st Constitutional Amendment Act granted constitutional status to cooperative societies. Third, 44th Constitutional Amendment Act declared right to property a fundamental right. Which of the above are not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है ये नोट करना कि करेक्ट नहीं है पूछा, कौन सा गलत है ये पूछा है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि इमरजेंसी प्रोविजंस हमने जर्मनी से लिया है, ये बिल्कुल गलत है भाई। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जर्मनी से क्या लिया था? जर्मनी से ये लिया था कि फंडामेंटल राइट्स को हम इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड करेंगे, ये चीज हमने जर्मनी से ली थी। लेकिन इमरजेंसी लगाएंगे ये चीज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली थी, ये याद रखना। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है हमारा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने नहीं बल्कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने दी थी। और जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने क्या किया था? उसने जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस की थी, पहले 21 होती थी तो उसको क्या कर दिया था? 18 कर दिया था। ठीक है, थर्ड भी गलत है क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं किया था बल्कि उसको एलिमिनेट कर दिया था, यानी कि डिलीट कर दिया था फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से। सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर हो जाता है। सो इजी। ओके, 13th स्टेटमेंट, मतलब 13th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। सो मैच द फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। एक साइड में हमारे पास है ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। दूसरी साइड में हमारे पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस को आप देखिए और ये बताइए कि सही पेयर क्या है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो आप देख लो इसको। ठीक है, सो टाइम एंड्स और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एवरीवन नो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो ऑप्शन 1 का आंसर मतलब 1 का क्या होगा? बी। अब 1 का बी दो जगह था। ठीक है, अब स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे। जो यूनियन पावर्स कमेटी थी उसके हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 3 का सी। और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 बी 2 डी 3 सी 4 ए। ठीक है, और किस कमेटी के कौन चेयरमैन थे ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 मेजर कमिटीज थी। सो एटलीस्ट आप मेजर कमेटी के कौन चेयरमैन थे वो तो याद आपको रखना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 14th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। सो एक साइड में हमारे पास है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्करेंट लिस्ट, अ स्ट्रॉन्ग यूनियन।
दूसरी साइड में हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूएसए। सो ये पूछ रहा है कि क्या चीज हमने कहाँ से ली, वो आप सही पेयर आप मैच करो। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको सही आंसर बताना है। मैं वापस आपको इसके लिए 10 सेकेंड देता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे? क्योंकि डीपीएसपी कहाँ से लिया हमने, वो हमने लिया आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया, वो हमने लिया यूएसए से। कॉन्करेंट लिस्ट वाला सिस्टम कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। और जो एक स्ट्रॉन्ग यूनियन, ये वाला सिस्टम कहाँ से लिया, कनाडा से। सो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए एंड 4 का बी। सो ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है। 15th question. Which one of the following correctly describes the fourth schedule of the Indian Constitution? So जो चौथी अनुसूची है उसे कौन सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है? 4 ऑप्शंस हैं। पहला, it contains the schemes of distribution of power between union and states. Second, it contains the language listed in the constitution. Option C, it contains the provisions regarding the administration of tribal area. Option D, it allocates seats in the council of states. So इसका सही आंसर मैं नहीं बताने वाला, आपको क्या करना है, आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप करना है। और हमने वैसे भी पढ़ चुका है कि किस स्केड्यूल में क्या लिखना है और वो कैसे याद रखना है, उसकी पूरी की पूरी ट्रिक हमने डिटेल में पढ़ ली है। ओके, सो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप कीजिएगा। सो इस तरीके से आज हम खत्म करते हैं अपने 15 क्वेश्चंस को। आउट ऑफ 14 आपसे कितने बने, आपका स्कोर कितना रहा, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चैप्टर 4 दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, चैप्टर 6 सिटीजनशिप पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो डू प्रिपेयर दिस 3 चैप्टर्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।